नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। आज हम भारत के संविधान में डिस्कस करने जा रहे हैं भाग 5 केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ढंजेगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 76 महान्यायवादी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। अर्थात महान्यायवादी भारत का प्रमुख कानूनी अधिकारी होता है। भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है। अर्थात महान्यायवादी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखता है। इसलिए महान्यायवादी को भारत सरकार का वकील कहा जाता है। भारत के सभी न्यायालयों में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, भारत के सभी न्यायालयों में महान्यायवादी सर्वोच्च वरीयता प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है भारत का प्रमुख न्यायिक अधिकारी, जबकि भारत का प्रमुख विधिक अधिकारी होता है महान्यायवादी। ढंजेगा, महान्यायवादी होता है भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी, भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी, विधिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी। महान्यायवादी होता है भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी। महान्यायवादी होता है भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी, भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी। महान्यायवादी होता है भारत सरकार का कानूनी सलाहकार। महान्यायवादी होता है भारत सरकार का कानूनी सलाहकार। महान्यायवादी होता है भारत सरकार का वकील। महान्यायवादी होता है भारत सरकार का वकील। महान्यायवादी होता है भारत सरकार का वकील। अर्थात महान्यायवादी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखता है। इसीलिए महान्यायवादी को भारत सरकार का वकील कहा जाता है। महान्यायवादी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखता है।
रखता है। इसलिए महान्यायवादी को भारत सरकार का वकील कहते हैं। भारत सरकार का वकील कहते हैं। भारत सरकार का वकील। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में उच्च वरीयता प्रदान किया जाता है। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में उच्च वरीयता प्रदान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है महान्यायवादी, लेकिन भारत का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ध्यान दीजिएगा, भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी, भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी, भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी, विधिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी होता है महान्यायवादी, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन भारत का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी, भारत का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी जो न्याय देता है, यह होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, अगर हम डिस्कस करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित, महान्यायवादी की नियुक्ति, भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। महान्यायवादी को नियुक्त करता है, इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। महान्यायवादी को नियुक्त करता है भारत का, महान्यायवादी को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। महान्यायवादी को प्रधानमंत्री की सलाह पर, महान्यायवादी को प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अर्थात भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर प्रतिष्ठित होता है। भारत का महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर प्रतिष्ठित होता है। तो इस प्रकार से महान्यायवादी को शपथ दिलवाता है
महान्यायवादी को शपथ दिलवाता है भारत का राष्ट्रपति। महान्यायवादी को शपथ दिलाता है, महान्यायवादी को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। महान्यायवादी को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। शपथ का प्रारूप होता है, शपथ का प्रारूप होता है, महान्यायवादी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। महान्यायवादी को नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, अर्थात महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर प्रतिष्ठित होता है। महान्यायवादी का कार्यकाल भारत के संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल के बारे में कोई तय सीमा नहीं है, अर्थात महान्यायवादी के कार्यकाल का कोई तय सीमा नहीं है। लेकिन परंपरा के अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान दीजिएगा, महान्यायवादी के कार्यकाल, महान्यायवादी का कार्यकाल, महान्यायवादी के कार्यकाल की कोई तय सीमा नहीं है। महान्यायवादी के कार्यकाल की कोई तय सीमा नहीं है, लेकिन परंपरा के अनुसार महान्यायवादी प्रत्येक 3 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में परंपरा अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष के लिए, प्रत्येक 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी के कार्यकाल की कोई तय सीमा नहीं है, लेकिन वर्तमान में परंपरा के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 3 वर्ष के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। लेकिन 3 वर्ष के कार्यकाल के पहले भी भारत का महान्यायवादी अपने पद से विमुक्त हो सकता है। पहला, महान्यायवादी अपना त्याग पत्र दे दे भारत के राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करता है तथा उसे शपथ दिलाता है। दूसरा, मृत्यु। और तीसरा, सीधे तौर पर राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को भारत सरकार की सलाह पर हटा दिया जाना उनके पद से, क्योंकि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर प्रतिष्ठित होता है। इसलिए राष्ट्रपति जब चाहे महान्यायवादी को उनके पद से हटा सकता है। 3 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व भी, 3 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व भी महान्यायवादी अपने पद से विमुक्त हो सकता है, अपने पद से विमुक्त हो सकता है। पहला त्याग पत्र, पहला है
त्याग पत्र। महान्यायवादी अपना त्याग पत्र दे दे भारत के राष्ट्रपति को। महान्यायवादी अपना त्याग पत्र दे दे भारत के राष्ट्रपति को। दूसरा मृत्यु, तथा तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार अर्थात प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार अर्थात प्रधानमंत्री की सलाह पर महान्यायवादी को उनके पद से हटा दिया जाए क्योंकि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर प्रतिष्ठित होता है। ध्यान दीजिएगा। तो यह है महान्यायवादी का कार्यकाल। महान्यायवादी को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है, अर्थात महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर प्रतिष्ठित होता है। महान्यायवादी को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। शपथ का प्रारूप होता है पद एवं गोपनीयता, अर्थात भारत का राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। महान्यायवादी के कार्यकाल की कोई तय सीमा नहीं है। महान्यायवादी के कार्यकाल की कोई तय सीमा नहीं है, लेकिन वर्तमान में परंपरा के अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। 3 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व भी महान्यायवादी अपने पद से विमुक्त हो सकता है। महान्यायवादी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे दे। दूसरा, महान्यायवादी की मृत्यु। तीसरा, महान्यायवादी को सीधे तौर पर राष्ट्रपति के द्वारा उनके पद से हटा दिया जाए, क्योंकि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर प्रतिष्ठित होता है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं योग्यता। महान्यायवादी की योग्यता। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं महान्यायवादी की योग्यता। महान्यायवादी बनने के लिए एक ही प्रमुख योग्यता होनी चाहिए कि वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। योग्यता। सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अगला है शर्तें, जिसमें हम महान्यायवादी के वेतन का तथा पेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। महान्यायवादी का वेतन व पेंशन। ध्यान दीजिएगा, महान्यायवादी का वेतन होता है 90,000 रुपए। महान्यायवादी का वेतन होता है 90,000 रुपए प्रति माह।
जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन होता है 1 लाख रुपए प्रति माह। महान्यायवादी का वेतन होता है 90,000 रुपए प्रति माह, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन होता है 1 लाख रुपए प्रति माह। ध्यान दीजिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन होता है 1 लाख रुपए प्रति माह, महान्यायवादी का वेतन होता है 90,000 रुपए प्रति माह। ध्यान दीजिएगा, दूसरा है महान्यायवादी के वेतन का निर्धारण करता है भारत का राष्ट्रपति। महान्यायवादी के वेतन का निर्धारण करता है भारत का राष्ट्रपति। महान्यायवादी का वेतन व पेंशन, महान्यायवादी का वेतन व पेंशन भारित होता है केंद्र की संचित निधि पर। भारित होता है केंद्र की संचित निधि पर। महान्यायवादी का वेतन तथा पेंशन केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। योग्यता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। महान्यायवादी का वेतन व पेंशन, महान्यायवादी का वेतन होता है 90,000 रुपए प्रति माह, इसका निर्धारण करता है भारत का राष्ट्रपति। महान्यायवादी का वेतन व पेंशन भारित होता है केंद्र की संचित निधि पर। अब हम महान्यायवादी से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, महान्यायवादी से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। महान्यायवादी से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। ध्यान दीजिएगा, महान्यायवादी से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। सबसे पहला है अनुच्छेद 76, जो हमने अभी भी डिस्कस किया। अनुच्छेद 76, महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा है अनुच्छेद 88, आर्टिकल 88, महान्यायवादी एकमात्र गैर संसदीय सदस्य होता है जो संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं दे सकता। अनुच्छेद 88 है, महान्यायवादी एकमात्र गैर संसदीय सदस्य होता है जो संसद के किसी भी सदन, लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं दे सकता। महान्यायवादी, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 88 में है महान्यायवादी एकमात्र गैर संसदीय सदस्य होता है। एकमात्र गैर संसदीय सदस्य होता है जो संसद के किसी भी सदन, जो संसद के किसी भी सदन, यहां किसी भी सदन से तात्पर्य है संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा व दूसरा होता है राज्यसभा।
महान्यायवादी एकमात्र गैर संसदीय सदस्य होता है जो संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा व राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं दे सकता है, ध्यान दीजिएगा। महान्यायवादी अनुच्छेद 88 है। महान्यायवादी एकमात्र गैर संसदीय सदस्य होता है जो संसद के किसी भी सदन अर्थात महान्यायवादी लोकसभा तथा राज्यसभा में बैठ सकता है। संसद के किसी भी सदन लोकसभा तथा राज्यसभा के समिति का सदस्य बन सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में बोल सकता है लेकिन मतदान नहीं दे सकता है। महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन लोकसभा या राज्यसभा में बैठ सकता है, किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है, किसी भी सदन में बोल सकता है लेकिन मतदान नहीं दे सकता है। अर्थात यहां पर अनुच्छेद 88 का कहने का तात्पर्य है नंबर 1 भाग लेना। इसका मतलब यह है कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन लोकसभा या राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है अर्थात बैठ सकता है। महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा व राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। अर्थात महान्यायवादी लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी जाकर बैठ सकता है, उसकी बैठकों में भाग ले सकता है। दूसरा, समिति का सदस्य महान्यायवादी लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा बनाए गए किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है। महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा व राज्यसभा के किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है, किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है। महान्यायवादी लोकसभा व राज्यसभा के द्वारा बनाए गए किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है। बोलना, महान्यायवादी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में बोल सकता है। महान्यायवादी लोकसभा व राज्यसभा में बोल सकता है। लास्ट है मतदान। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यही है कि महान्यायवादी लोकसभा तथा राज्यसभा में किसी भी बिल पर मतदान नहीं दे सकता है। महान्यायवादी लोकसभा व राज्यसभा में मतदान
नहीं दे सकता है, में मतदान नहीं दे सकता है। अर्थात यदि मान लीजिए कोई बिल लाया गया है संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल लाया गया है, तो बिल पर महान्यायवादी मतदान नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 88 है, महान्यायवादी एकमात्र गैर संसदीय सदस्य होता है जो संसद के किसी भी सदन, लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं दे सकता है। इसका तात्पर्य है भाग लेना। महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन, लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। दूसरा है समिति का सदस्य। महान्यायवादी लोकसभा और राज्यसभा की किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है। महान्यायवादी को लोकसभा तथा राज्यसभा में बोलने का अधिकार होता है, लेकिन महान्यायवादी लोकसभा तथा राज्यसभा में मतदान नहीं दे सकता है। महान्यायवादी को मतदान देने का अधिकार नहीं होता है। अगला है महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में है महान्यायवादी की शक्तियां। महान्यायवादी की शक्तियां। अनुच्छेद 105 में महान्यायवादी की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 105 महान्यायवादी की शक्तियां। अनुच्छेद 105 है महान्यायवादी की शक्तियां। ध्यान दीजिएगा। अगला है अनुच्छेद 143। अगला है अनुच्छेद 143। ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में लिखा है भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कानूनी सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 143 है सलाह की शक्ति। सलाह की शक्ति, और यह शक्ति है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की सलाह की शक्ति है। ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी के माध्यम से, महान्यायवादी के माध्यम से, महान्यायवादी के माध्यम से, महान्यायवादी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कानूनी सलाह प्राप्त कर सकता है। प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रपति महान्यायवादी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कानूनी सलाह प्राप्त कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति को यदि कानूनी सलाह चाहिए तो राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजता है भारत का महान्यायवादी को, और महान्यायवादी मिलता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से या भारत के मुख्य न्यायाधीश से, और इस प्रकार से राष्ट्रपति ने अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास महान्यायवादी को, और महान्यायवादी कानूनी सलाह लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और यही सलाह देता है राष्ट्रपति को। अर्थात भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कानूनी सलाह लेता है। यह वर्णित है अनुच्छेद 143 में। यह वर्णित है अनुच्छेद 143 में। राष्ट्रपति के सलाह की शक्ति, राष्ट्रपति महान्यायवादी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कानूनी सलाह प्राप्त कर सकता है।
आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख महान्यायवादियों के नाम। ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रमुख महान्यायवादियों के नाम में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत का प्रथम महान्यायवादी जो थे MC सीतलवाड़। वर्तमान में भारत के 15वें क्रम के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रमुख महान्यायवादी, भारत के प्रमुख महान्यायवादी। सबसे पहले भारत का प्रथम महान्यायवादी, भारत का प्रथम महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़ और इनका कार्यकाल था 1950 से लेकर 1963 तक। इनका कार्यकाल था 1950 से लेकर 1963 तक। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ भारत के वर्तमान महान्यायवादी, भारत के वर्तमान महान्यायवादी के वेणुगोपाल। ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ भारत के वर्तमान महान्यायवादी है के वेणुगोपाल। ये भारत के 15वें क्रम के महान्यायवादी है, अर्थात ये भारत के 15वें महान्यायवादी हैं। इनका प्रथम कार्यकाल के वेणुगोपाल का प्रथम कार्यकाल, जैसा कि हम जानते हैं कि परंपरा के अनुसार वर्तमान भारत में महान्यायवादी को 3 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, क्योंकि संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल की कोई तय सीमा नहीं है। तो इस प्रकार से के वेणुगोपाल का पहला कार्यकाल था 1 जुलाई 2017 से लेकर 30 जून 2020 तक, और इनका दूसरा कार्यकाल अभी प्रारंभ हुआ है। द्वितीय कार्यकाल के वेणुगोपाल का द्वितीय कार्यकाल प्रारंभ हुआ है 1 जुलाई 2020 से यह जाएगा 30 जून 2023 तक। 30 जून 2023 तक, अर्थात भारत के वर्तमान 15वें क्रम के महान्यायवादी है के वेणुगोपाल। इनका क्रम है, यह भारत के 15वें क्रम के महान्यायवादी है के वेणुगोपाल। इनका पहला कार्यकाल 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2020, 3 वर्ष का। दूसरा कार्यकाल 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2023 तक। तो यह है भारत के प्रमुख महान्यायवादी। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़, भारत के वर्तमान महान्यायवादी के वेणुगोपाल।